आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भसीन और साथ में मैं हूं विनीता। आज हम आपके समक्ष 16 से 31 दिसंबर का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, बात नीतियों की हो या योजनाओं की या फिर जन भागीदारी की, बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई ऐसे आह्वान और अभियान देखे हैं जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया बल्कि जन आंदोलन का रूप लिया। ये अभियान और आह्वान समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े थे और इनका उद्देश्य देश को सशक्त बनाना और समाज में परिवर्तन लाना था। प्रधानमंत्री मोदी की इन अपीलों ने न केवल सरकार के कार्यों को दिशा दी है बल्कि समाज में बड़े बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू की है। वर्ष 2024 अपने समापन की ओर है, लेकिन यह 2014 से शुरू हुई विकास यात्रा का एक पड़ाव बन गया है। बीते एक दशक में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए आह्वान जन आंदोलन बन गए हैं, यही हमारी इस बार वर्षांत समीक्षा के रूप में आवरण कथा बनी है। अपनी आवरण कथा पर हमारी आपसे कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने मन की बात के 100वें संस्करण के अवसर पर साझा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे आह्वान जन आंदोलन बन गए। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। तो आइए अब बात करते हैं पत्रिका के अन्य मुख्य आकर्षणों की। व्यक्तित्व की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुडू की प्रेरणात्मक कहानी, संविधान दिवस, प्रथम बोडो महोत्सव का शुभारंभ, जर्मनी में न्यूज 9 ग्लोबल समिट, 16 से 20 दिसंबर तक पीएम मोदी के ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के साथ अन्य देशों की यात्रा, ओडिशा पर्व, वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 सहित पीएम मोदी के अन्य कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, इनसाइड में मन की बात कार्यक्रम पर सामग्री और बैक कवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले पुरस्कार इस अंक की विशेषता है। दुनिया के लिए सहकारिता एक मॉडल हो सकता है, लेकिन भारत के लिए ये संस्कृति और जीवन पद्धति का आधार है। वेदों में कहा गया है, हम सभी को एक साथ चलना चाहिए और एक स्वर में बोलना चाहिए। उपनिषद में भी शांति पूर्वक रहने की बात कही गई है। साथ ही सह अस्तित्व का महत्व भी सिखाया गया है। यही सहकारिता की उत्पत्ति का भी मूल है। इसी मूल भावना को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन में आए मेहमानों का भारत के किसान, पशुपालक, मछुआरे और 8 लाख से अधिक सहकारी समिति और स्वयं समूह से जुड़ी 10 करोड़ महिलाओं तथा सहकारिता के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ने वाले युवाओं की ओर से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को धन्यवाद दिया। इस सम्मेलन की संपूर्ण जानकारी पत्रिका में शामिल है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो कहा गया कि देश बिखर जाएगा, और जब आपातकाल लगाया गया तो कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि अब आपातकाल हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश भी एकजुट रहा और भारत के नागरिकों ने आपातकाल को भी उखाड़ फेंका। इसमें समाचार पत्रों ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाचार पत्रों की प्रभावी भूमिका की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2024 को संबोधित किया। हिंदुस्तान टाइम्स का उद्घाटन 100 साल पहले महात्मा गांधी ने किया था। 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आजादी के पहले और बाद अखबार में छपी खबर एवं तस्वीरों को देखने के बाद उस समय को याद किया। अखबार में मार्टिन लूथर किंग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैसे कई दिग्गजों ने लेख लिखे थे। पीएम मोदी ने कहा कि अक्टूबर 1947 में कश्मीर के भारत में विलय की खबर पढ़कर उन्हें भी वैसा ही उत्साह महसूस हुआ जैसा प्रत्येक नागरिक को होता है। उन्होंने कहा, यह भी एहसास हुआ कि कैसे अनिर्णय ने कश्मीर को 7 दशकों तक हिंसा में जकड़े रखा। यह खुशी की बात है कि इन दिनों जम्मू कश्मीर चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की खबरें समाचार पत्रों में
छप रही हैं। मोदी जी ने कहा कि उन्हें एक और अखबार बहुत विशेष लगा, जिसमें एक ओर असम को अशांत क्षेत्र घोषित करने का समाचार था, तो दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने का समाचार था। हिंदुस्तान टाइम्स समिट प्रदर्शनी में मुंबई के 26/11 के आतंकवादी हमलों की तस्वीरें देख पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब लोग पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित आतंक के कारण अपने ही घर और शहरों में असुरक्षित महसूस करते थे। हालांकि अब समय बदल गया है। अब आतंकवादी अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। HT लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री के विचार पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं। भारत और जर्मनी के लिए वर्ष 2024 ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देश इस वर्ष रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। जर्मनी का फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज दर्शाता है कि दुनिया भारत के रणनीतिक महत्व को पहचान रही है। ये सब भारत के पिछले एक दशक में हुए बदलाव का नतीजा है। नीतियों में बदलाव और सुधार का क्रम अभी भी जारी है। भारत के न्यूज 9 द्वारा जर्मनी में FAU स्टुटगार्ट बार्देन-वुर्टेम्बर्ग के सहयोग से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज के सूचना युग में भारत का एक मीडिया समूह जर्मनी और जर्मन लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे सम्मेलन से भारत के लोगों को जर्मनी और जर्मनी के लोगों को समझने में मदद मिलेगी। शिखर सम्मेलन का विषय भारत जर्मनी स्थायी विकास के लिए एक रोड मैप रहा, जो भारत और जर्मनी के बीच जिम्मेदार साझेदारी को दर्शाता है। शिखर सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने आर्थिक मुद्दों के साथ साथ खेल और मनोरंजन से संबंधित विषयों पर लाभदायक चर्चा की है। ये दोनों देशों के बीच सहयोग और व्यापक दायरे को उजागर करता है। पीएम मोदी ने भारत के लिए यूरोप के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। कभी हिंसा और पिछड़ेपन का पर्याय रहा पूर्वोत्तर भारत अब विकास उन्नति के पथ पर अग्रसर है। बीते एक दशक से केंद्र सरकार ने असम सहित पूरे पूर्वोत्तर को हिंसा और नाकाबंदी से मुक्त करने एवं सशस्त्र कैडर को मुख्य धारा में लाने के लिए करीब 1 दर्जन शांति समझौते किए। इन्हीं में से एक बोडो शांति समझौते ने यहाँ दशकों से चले आ रहे संघर्ष एवं हिंसा से निजात दिलाया और अन्य शांति समझौतों के लिए भी प्रेरित किया। नई दिल्ली में इसी उपलब्धि पर जश्न मनाने और ऊर्जावान बोडो समाज के निर्माण के लिए आयोजित प्रथम बोडो महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य केवल बोडोलैंड में ही नहीं, अपितु असम के अन्य हिस्सों, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मूल बोडो लोगों को एकीकृत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद कहा, शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी है। बोडो शांति समझौते ने कई अन्य समझौतों के लिए नए रास्ते खोले हैं। बोडो शांति समझौते के फायदे और बोडो के जीवन पर इसके प्रभाव को बोडोलैंड में आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप अकेले असम में ही 10,000 से अधिक युवाओं ने हथियार त्याग दिए हैं, हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा में लौट आए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में बोडो समुदाय की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी गई है। बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है, जबकि असम सरकार ने एक विशेष विकास पैकेज दिया है। बोडोलैंड के विकास से जुड़ी सभी जानकारी आपको पत्रिका में मिलेगी। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में उड़िया साहित्य, वास्तुकला, विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओडिशा को इसी संस्कृति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है, जिसमें राज्य के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। मजबूत सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के साथ साथ बंदरगाह आधारित उद्योग हो या इस्पात, एल्युमिनियम या ऊर्जा क्षेत्र, यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकार भी अब इस पर तेज गति से काम कर रही है। इसी मजबूत विरासत को आगे बढ़ाने के क्रम में दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व 2024 समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। ओडिशा हमेशा से संतों और विद्वानों की भूमि रही है। संत और विद्वानों ने सरल महाभारत, उड़िया भागवत जैसे महान साहित्य को आम लोगों तक पहुंचाकर सांस्कृतिक समृद्धि को पोषित करने में महान भूमिका निभाई है। उड़िया भाषा में महाप्रभु जगन्नाथ से संबंधित व्यापक साहित्य मौजूद है। भगवान हमेशा साथ है और कभी भी ये महसूस नहीं करना चाहिए कि हम किसी भी विकट परिस्थिति में अकेले रह गए हैं। इसी भाव से आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित ओडिशा पर्व 2024 समारोह में शामिल लोगों से इसी भाव के साथ आगे बढ़ने की बात कही। ओडिशा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 10 वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद आज ओडिशा के लिए एक नए भविष्य की उम्मीद जगी है। सरकार के बड़े सपने हैं, बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 2036 में ओडिशा राज्य का शताब्दी वर्ष मनाएगा।
केंद्र सरकार का प्रयास है कि ओडिशा को देश के मजबूत, समृद्ध और तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बनाया जाए। इस आयोजन की सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई सहित कई अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं के साथ गंभीर चर्चा हुई। अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश में हुई प्रगति को विस्तार से अपने समकक्ष नेताओं के सामने रखा और वैश्विक मुद्दों पर भारत की नीतियों को एक बार फिर से स्पष्ट किया। 5 दिवसीय विशेष यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रॉइका सदस्य के रूप में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इसके साथ ही नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर नाइजीरिया की पहली यात्रा और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर गयाना की पहली यात्रा की। यह पिछले 50 वर्ष में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा रही। पीएम मोदी दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन सहित कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गयाना, डोमिनिका, नाइजीरिया संघीय गणराज्य के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समावेश तथा भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई विषय पर भी G20 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित ब्राजील के G20 एजेंडे की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस दृष्टिकोण ने वैश्विक दक्षिण के देशों की चिंताओं को रेखांकित किया है और नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के जन केंद्रित निर्णयों को आगे बढ़ाया है। व्यक्तित्व की श्रेणी में इस अंक में जमुना टुडू को शामिल किया गया है, जो टिम्बर माफिया और नक्सलियों से लोहा लेने का साहसिक कार्य कर रही हैं। जमुना टुडू का जन्म 19 दिसंबर 2080 को हुआ था। एक साधारण ग्रामीण महिला जिनकी असाधारण निर्भीकता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता ने बड़े से बड़े माफियाओं को चुनौती दी। जंगल बचाओ आंदोलन के कारण पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित जमुना टुडू को अब दुनिया लेडी टार्जन के नाम से जानती है। शुरुआत में कई तरह की धमकियां मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जंगल बचाने के फैसले पर अडिग रही। पिछले 20 वर्ष से अधिक समय से वो वृक्ष में राखी बांधने की एक अभूतपूर्व परंपरा का निर्वहन कर रही है। वो पेड़ को भाई मानती हैं और अपने भाई की तरह उनकी रक्षा करती हैं। उनके असाधारण योगदान की पूरी कहानी आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचार को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल NISPIB India। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपना सुझाव भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है response-nis@pib.gov.in।